13वीं सदी की शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत नई नई स्थापित हुई थी और कई कठिनाइयों से गुजर रही थी, तभी एक महान शासक ने इसे स्थिरता और मजबूती दी। यह शासक थे सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जन्म इलबरी कबीले में हुआ था। इसी कारण उनके वंश को इतिहास में इलबरी वंश कहा जाता है। उनके जीवन की शुरुआत बहुत कठिन रही। कहा जाता है कि उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया। बाद में वे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचे। ऐबक उनकी योग्यता और निष्ठा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल उन्हें आज़ाद किया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे कर दिया। इसके बाद ऐबक ने उन्हें ग्वालियर का इक़्तेदार नियुक्त किया। जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया। लेकिन उनके शासन के पहले 10 वर्ष बहुत कठिन रहे। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों और विद्रोहियों से सत्ता को सुरक्षित रखना पड़ा। मोहम्मद गौरी के सेनापति यल्दौज कबाचा मुल्तान का शासक और अली मर्दान बिहार और बंगाल का शासक विद्रोह कर बैठे। इसके साथ ही जालौर और रणथंभौर के शासकों ने भी ग्वालियर और कालिंजर के साथ मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम से चंगेज खान और मंगोलों का खतरा भी सामने आ गया। सुल्तान इल्तुतमिश ने धैर्य और बुद्धिमानी से इन सब चुनौतियों का सामना किया। 1215 ईस्वी में उन्होंने तराइन के युद्ध में यल्दौज को पराजित किया और 1217 ईस्वी में कबाचा को पंजाब से हटा दिया। इस बीच मध्य एशिया में चंगेज खान की सेना ने ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज्म के शहजादे जलालुद्दीन मंगबरानी भागकर भारत आए और उन्होंने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन सुल्तान ने बड़े कौशल से उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया और इस तरह उन्होंने भारत को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। 1225 ईस्वी के बाद सुल्तान ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। 1226-27 ईस्वी में उन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने इवाज खान को हराकर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। साथ ही उन्होंने राजपूत शासकों के विरुद्ध अभियान चलाया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर जीता गया और 1231 ईस्वी तक उनका प्रभाव मंडोर, जालौर, बयाना और ग्वालियर पर स्थापित हो गया। उन्होंने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर भी आक्रमण किया, किंतु गुजरात की सेना आने पर लौटना पड़ा। बाद में बदले की भावना से उन्होंने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया, जो सफल नहीं हो सका। सुल्तान इल्तुतमिश एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने इक्ता प्रणाली लागू की। साम्राज्य को इक्ताओं में बांटा गया। प्रत्येक इक्तेदार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर वसूलने की जिम्मेदारी होती थी। अपने वेतन और खर्चे निकालकर बाकी राशि उन्हें केंद्रीय सरकार को भेजनी होती थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इक्तेदारों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र किया जा सकता था। उन्होंने तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 उमरा का संगठन बनाया। ये 40 तुर्क अमीर कुलीन शासन चलाने में सुल्तान की सहायता और सलाह देते थे, किंतु सुल्तान की मृत्यु के बाद यही गुट अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और कुछ समय तक शासकों की नियुक्ति भी इसी ने की। अंततः इस गुट को बलबन ने समाप्त किया। सुल्तान की सत्ता को विदेश से भी मान्यता मिली। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने उन्हें मंसूर मान्यता पत्र प्रदान किया और उन्हें भारत का कानूनी शासक घोषित किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने मुद्रा और स्थापत्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 175 ग्राम वजन का शुद्ध अरबी चांदी का टंका जारी किया, जो आगे चलकर आधुनिक रुपये का आधार बना। साथ ही उन्होंने तांबे के जीतल सिक्के भी चलाए। वास्तुकला में उन्हें भारत में मकबरा निर्माण का प्रवर्तक कहा जाता है। उनका अपना मकबरा सुल्तानगरी दिल्ली भारत का पहला इस्लामी मकबरा था। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कराया, जो 238 फुट ऊंची भारत की सबसे विशाल पत्थर की मीनार है। वे विद्वानों के संरक्षक भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया, जिन्होंने तबक़ात ए नासिरी नामक ग्रंथ लिखा। और सुल्तान का सबसे उल्लेखनीय निर्णय यह था कि उन्होंने अपने किसी भी पुत्र को गद्दी का योग्य नहीं समझा। इसके स्थान पर
उन्होंने अपनी पुत्री राजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। यह उस समय का एक अत्यंत साहसिक और नया कदम था। इस प्रकार सुल्तान इल्तुतमिश केवल एक शासक ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संगठक के रूप में याद किए जाते हैं। एक दूरदर्शी, साहसी और विवेकशील शासक जिन्होंने भारत में तुर्की शासन की नींव को मजबूती प्रदान की। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले।